सुप्रभात बच्चों। क्लास 8 की राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग राजनीतिक विज्ञान का पहला चैप्टर हमारा संविधान पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछली वीडियो में हमारे संविधान की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ा, जिसमें संसदीय व्यवस्था का टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे। इसी को हम लोग आगे पूरा करेंगे। हमारा संविधान सभी नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्रदान करता है। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे संविधान में भारत के सभी वयस्क नागरिक को मतदान देने का अधिकार दिया गया है। और इसका अर्थ यह हुआ कि भारत के लोगों को अपने प्रतिनिधि का चुनाव में सीधा योगदान है। मतलब भारत के नागरिक जो हैं अपना मत डालकर, वोट डालकर अपने प्रतिनिधि को चुनने में अपना योगदान देते हैं, और वही चुने गए प्रतिनिधि जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, सरकार के रूप में जनता के लिए काम करती है। ये चित्र संसद भवन का दिखाया गया है। शक्तियों का विभाजन। हमारे संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं: विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, जो कि कानून बनाने का काम करती है। कार्यपालिका इन कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का एक छोटा समूह होता है। न्यायपालिका न्याय की व्यवस्था से संबंधित है, जो कि कानूनों की व्याख्या करती है। संविधान न केवल प्रत्येक अंगों की शक्तियों को परिभाषित करता है, बल्कि यह उनकी जिम्मेवारियों का भी निर्धारण करता है। सरकार का प्रत्येक अंग एक दूसरे पर एक अंकुश का काम करता है, जो इन तीनों ही अंगों के मध्य शक्ति संतुलन को सुनिश्चित करता है। अब देखिए, इसको हम लोग समझते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार सरकार के 3 अंग हैं। 3 तरह से काम किया जाता है। कैसे? तो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। विधायिका किसको कहते हैं? तो विधायिका हम जिन्हें अपना वोट डालकर जो हम लोग प्रतिनिधि को चुनते हैं, वो हम लोग विधायिका हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बने होते हैं, जो केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर दोनों तरह के काम हो सकते हैं, पोस्ट हो सकते, जैसे कि संसद, विधायक, ये सभी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये इन सबको हम लोग अपना वोट डालकर राष्ट्रपति चुनते हैं। कार्यपालिका, तो ये विधायिका जो हैं, विधायिका का काम है कानून को बनाने का काम करना, और कार्यपालिका जो कानून बनाया गया उसका पालन करवाना, उसको लागू करवाना। और कार्यपालिका द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होता है, वो एक छोटा समूह होता है, जिसमें सबसे पहले कार्यपालिका के रूप में कौन काम करते हैं? तो सबसे पहले होते हैं राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, उसके बाद प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल के सदस्य, यानी मंत्रिमंडल। इस तरह से कार्यपालिका में काम की जाती है। इसके 2 भाग बताए गए हैं, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। कार्यपालिका के 2 विभाग हैं, एक केंद्र सरकार और दूसरा राज्य सरकार, यानी एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। तो केंद्र के स्तर पे हम लोग पढ़े, पहले राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद मंत्रिमंडल के सदस्य। और राज्य स्तर पर राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो इस तरह से कार्यपालिका काम करती है। अब मंत्रिपरिषद के 3 भाग होते हैं: कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। अब कार्यपालिका 2 तरह से काम करती है, एक अस्थायी रूप से,
एक अस्थायी रूप से। अस्थायी रूप से वो होते हैं जो एक पद पर सुनिश्चित किए जाते हैं, जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी और भी जो सरकारी नौकरी में कार्यरत पदाधिकारी हैं, वो अस्थायी रूप से कार्यपालिका में काम करते हैं। लेकिन अस्थायी रूप से कौन काम करते हैं? तो जिनको पब्लिक द्वारा चुनकर बनाया जाता है, जो हमारे प्रतिनिधि होते हैं, जो जनता के द्वारा चुने गए होते हैं, जैसे कि सांसद, विधायक, मुख्यमंत्री, ये सभी। तो इस तरह से कार्यपालिका में काम होता है। उसके बाद है विधायिका। विधायिका, इसके भी दो अंग हैं, केंद्र और राज्य। तो केंद्र में हो गया संसद। संसद के दो भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और राज्य सरकार के भी दो भाग हैं, विधानसभा और विधान परिषद। तो इस प्रकार से विधायिका में काम होती है। उसके बाद है न्यायपालिका। तो न्यायपालिका, इसके कोई नहीं है, ये एक है। न्याय व्यवस्था जो है हमारे देश की एक ही है, ये सभी राज्यों के लिए एक ही नियम कानून है। तो इसमें सबसे बड़ा होता है, सबसे ऊंचा सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। मौलिक अधिकार। हमारा संविधान भारत के सभी नागरिकों को कुछ आधारभूत अधिकार की गारंटी देता है, जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। ये अधिकार न केवल लोकतांत्रिक सरकार को चलाने के लिए ही जरूरी है, बल्कि यह नागरिकों के व्यक्तिगत विकास के लिए भी जरूरी है। यह सभी मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। यह सभी अधिकार नागरिकों को सरकार की असीमित और स्वैच्छिक शक्तियों के उपयोग से होने वाली हानियों से सुरक्षा प्रदान करता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि मौलिक अधिकार क्या है। तो हमारे संविधान में भारत के सभी नागरिकों को कुछ आधारभूत अधिकार की गारंटी देता है। ये अधिकार क्या हैं? जिन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। तो ये अधिकार जो हैं, जो नागरिकों को दिए गए हैं मौलिक अधिकार, वे केवल लोकतांत्रिक सरकार चलाने के लिए ये जरूरी नहीं है, बल्कि ये किसके लिए जरूरी है? तो नागरिकों के व्यक्तिगत यानी निजी, उसके अपने जीवन के लिए, विकास के लिए ये मौलिक अधिकार बहुत महत्व रखते हैं। यह सभी मौलिक अधिकार सभी नागरिकों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें मौलिक अधिकार कहा गया है। अब इस मौलिक अधिकार से इस नागरिक को क्या फायदा है? नागरिकों को, तो अगर सरकार अपनी असीमित और स्वैच्छिक शक्तियों का उपयोग अगर नागरिकों पर करती है, उससे जो हानि होगा, तो ये मौलिक अधिकार से हम लोग उसका विरोध कर सकते हैं सरकार का, क्योंकि हमें ये अधिकार दिया गया है सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठाने का। हमारा संविधान ऐसे 6 अधिकारों का उल्लेख करता है जो इस प्रकार हैं, यानी हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, दिया गया है। तो सबसे पहले है समानता का अधिकार। हमारे संविधान के अनुसार सभी नागरिकों को देश के कानून का समान संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष एक समान हैं। राज्य एक नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, नस्ल, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। छुआछूत व्यवस्था की प्रथा का व्यवहार को समाप्त कर दिया गया है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को खेल के मैदान में, दुकानों, होटलों आदि सार्वजनिक स्थलों पर स्वेच्छा से जाने की खुली छूट दी गई है। सभी नागरिकों को सरकारी नौकरियों में आवेदन करने का अधिकार है।
और कानून सभी के लिए एक समान बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है कि गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए अलग और अन्य राज्य में रहने वालों के लिए अलग है। सभी को एक जैसा अधिकार हमारे संविधान में दिया गया है। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, न जाति के नाम पे, न धर्म के नाम पे, न नस्ल लिंग भेद, किसी के आधार पर हम लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। किसी राज्य का नागरिक किसी दूसरे राज्य में जाकर काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है, कुछ भी करने की उन्हें स्वतंत्रता दी गई है। सभी नागरिकों को सार्वजनिक स्थलों पर, होटलों, मैदानों, दुकानों, सभी जगह जाने की छूट दी गई है। ये हमारे समानता के अधिकार में बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार। हमारा संविधान सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत एक नागरिक को अपने विचार की अभिव्यक्ति, संगठनों की स्थापना, कहीं भी जाने आने की छूट, देश में कहीं भी रहने और किसी भी व्यवसाय, पेशे या व्यापार करने संबंधी स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अब स्वतंत्रता के अधिकार में हमारे देश में के संविधान में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। इसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं? तो सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है। उसको बोलने की स्वतंत्रता है। अगर वो कुछ कहना चाहे, उसके विचार कुछ हैं, तो अपने विचारों को लोगों के सामने वो बोल सकता है, अभिव्यक्त कर सकता है। इसके अधिकार उसको दिए गए हैं। इसके अलावे स्वतंत्रता कहीं जाने आने की है। देश के किसी क्षेत्र में जाकर जा सकते हैं, रह सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, घूम सकते हैं। ये सब की स्वतंत्रता दी गई है हमारे संविधान में। शोषण के विरुद्ध का अधिकार। गरीब लोगों को असहाय बनाती है। धनी लोग गरीबों की असहायता का लाभ उठाते हैं। गरीब लोगों को अक्सर बिना मेहनताने या कम मेहनताने पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। इसे हम जबरन मजदूरी या बेगार कहते हैं। अतः शोषण के विरुद्ध अधिकार बंधुआ मजदूरी और 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को काम पर लगाने पर रोक लगाती है। अब हमारे संविधान में शोषण के विरुद्ध का अधिकार दिया गया है नागरिकों को। इसके लिए गरीब लोगों को, जो बड़े लोग या धनी लोग हैं, उनके गरीबी का लाभ उठाते हैं। कहीं कहीं उनका शोषण करते हैं, अधिक काम करवा के मजदूरी नहीं देते हैं या कम मजदूरी देते हैं, या छोटे बच्चों को, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनसे कठिन काम, बहुत मेहनत वाले काम करवाते हैं। तो अगर इस तरह से काम अगर कोई कर रहा है तो गरीबों को इसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का अधिकार दिया गया है। ऐसा नहीं कि वो जो इसके यहाँ काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध नहीं बोल सकते हैं। अगर उनके साथ कोई गलत कर रहा है तो उनको बोलने का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार कि अगर हमारे साथ शोषण होगा तो हम ज़रूर बोलेंगे, उसके विरुद्ध, उसके खिलाफ हम जाएंगे। उसके बाद दिया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म की उपासना करने, नियमों का पालन करने और उसे फैलाने का अधिकार प्राप्त है। चाहे वो किसी धर्म समुदाय के लोग हों, सभी को अपने अपने धर्म का पालन करने, अपने धर्म के अनुसार पर्व त्योहारों को मनाने और उसका प्रचार प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। इसलिए हिंदू लोग हिंदू त्यौहार मनाते हैं, मंदिरों में पूजा करते हैं। मुस्लिम लोग अजान देते हैं। मुस्लिम लोगों के लिए अजान के लिए मस्जिदें जगह जगह पे होती है। वो लोग भी अपना त्यौहार उतने ही धूमधाम से मनाते हैं। सरकारी छुट्टियां होती है सभी धर्मों के त्यौहार में, क्योंकि हमारे संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया गया है।